ये एक पेपर मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, दैट इज मई जून 2020 का पेपर है ये। 1 hour 30 minutes आपके पास पेपर टू करने के लिए होता है। ठीक है, 1 hour 30 minutes। एंड बेसिकली पेपर के हैव केस स्टडीज, 2 केस स्टडीज होती हैं आपकी। उन दोनों केस स्टडीज को देखते हुए आंसर करना होता है, मतलब यू विल हैव टू स्टडी द केस स्टडी और फिर उसके बाद आपने जो है उसको आंसर करना होता है। द टोटल मार्क्स दैट आर अवेलेबल फॉर दिस पेपर इज 60। तो दोनों केस स्टडी जो कि सेक्शन ए में आती है केस स्टडी, सेक्शन बी में आती है केस स्टडी, वो केस स्टडी जो है वो 30 मार्क्स ईच होती है। एंड यू हैव टू कंप्लीट दिस केस स्टडी। अच्छा, अब थोड़ा सा जो बेसिक्स हैं वो दोबारा से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। अब बेसिक्स क्या आती है? बेसिकली बेसिक्स थी हमारी जो असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। अब पेपर टू के लिहाज से आपकी जो चारों असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं वो तो आपसे पूछे जाएंगे, AO1, AO2, AO3 एंड AO4। नॉलेज, एप्लीकेशन, एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन, ये चार चीजें जो हैं वो आपसे पूछी जाएंगी और मतलब ये चीजें असेस हुई जाएंगी। और आपको जो है वो मेक श्योर करना है कि आप ये सारी चीजें लिखें। और जैसे कि आपको पता है कि नॉलेज इज बेसिकली द बुक पॉइंट्स दैट यू आर गोइंग टू डिस्कस। ठीक है, ये आपके बुक पॉइंट्स कह लें, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, जो भी चीज़ें आपने याद करी हैं, डेफिनेशंस, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। एप्लीकेशन के अंदर बेसिकली यू विल लिंक द आंसर टू द केस स्टडी। बेसिकली आपने आंसर को लिंक करना है टू द केस स्टडी, एंड नॉट जस्ट लिंकिंग इट बट यू हैव टू एक्सप्लेन योर एग्जाम्पल एज वेल। तो बेसिकली आपको एक्सप्लेन भी करना होगा या डिस्क्राइब भी करनी होगी अपनी एप्लीकेशन को। मतलब कि अगर केस में लिखा हुआ है कि ट्रेनिंग हो रही है और आपने वही चीज सेम आंसर में लिख दी कि फॉर एग्जांपल ये फला बिजनेस ट्रेनिंग दे रहा है, तो वो तो केस में लिखा हुआ है ऑलरेडी और एग्जामिनर को भी पता है कि वो ट्रेनिंग दे रहा है। लेकिन किस तरह की ट्रेनिंग हो सकती है जो कि बिजनेस को फायदा पहुंचाए, वो ऑन द जॉब ट्रेनिंग हो सकती है, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग हो सकती है। मतलब यू हैव टू एक्सप्लेन योर एप्लीकेशन, मतलब कि आप अगर केस से लिंक कर रहे हो सो यू हैव टू एलैबोरेट ऑन दैट। ठीक है। देन एनालिसिस का अगर हम बात करें तो एनालिसिस होता है इम्पैक्ट्स, दैट इज सीरीज ऑफ एनालिसिस या सीरीज ऑफ एनालिसिस, या इसको हम चेन ऑफ एनालिसिस भी कहते हैं। और चेन ऑफ एनालिसिस होता है कि एक सीरीज ऑफ इम्पैक्ट देना है आपने, कि एक सीरीज ऑफ इम्पैक्ट मतलब कि इससे होगा क्या आगे फर्दर। सो बेसिकली एक इम्पैक्ट लिख देना कि अगर ट्रेनिंग होगी फॉर एग्जांपल तो वर्कर्स के स्किल बढ़ेंगे। सिर्फ ये बता देना इज नॉट एन एनालिसिस। ठीक है, एनालिसिस होती है कि ट्रेनिंग होगी तो वर्कर्स की स्किल्स बढ़ेंगी, स्किल्स बढ़ेंगी तो वर्कर ज्यादा एफिशिएंटली काम करेगा, अगर वर्कर ज्यादा एफिशिएंटली काम करेगा तो उससे फर्दर इम्पैक्ट ये होगा कि बिजनेस की कॉस्ट रिडक्शंस आएंगी और बिजनेस के प्रोडक्ट की क्वालिटी आएगी, जिसकी वजह से बिजनेस हायर प्राइसेस भी चार्ज कर सकता है। और क्योंकि कॉस्ट उसको कम आ रही है तो वो अपने प्रॉफिट मार्जिन्स को और ज्यादा बढ़ा सकता है, क्योंकि कॉस्ट भी कम हो रही है बिकॉज द वर्कर हैज बिकम एफिशिएंट, और क्वालिटेटिव भी काम हो रहा है तो वो प्रीमियम प्राइसेस भी चार्ज कर सकता है। एंड एज अ रिजल्ट आपकी कॉस्ट कम, प्रॉफिट ज्यादा। ठीक है, तो ये आपका पूरा इम्पैक्ट हो गया। तो एक ट्रेनिंग के इम्पैक्ट से मैंने सीरीज ऑफ इम्पैक्ट्स क्रिएट करे कि ट्रेनिंग होगी तो वर्कर ज्यादा बेहतर तरीके से काम करेगा, जिसकी वजह से प्रोडक्ट सस्ते में बनेगा और अच्छी क्वालिटी का बनेगा, और उससे फिर बिजनेस को प्रॉफिट्स होंगे। तो एक सीरीज ऑफ एनालिसिस आ गई यहाँ पे। ठीक है, तो आपको एक इम्पैक्ट्स देने होते हैं। और एवेल्युएशन इज बेसिकली यू हैव टू गिव योर ओपिनियन। ठीक है, ओपिनियन मतलब कि आपके हिसाब से या आपकी अंडरस्टैंडिंग के लेवल के हिसाब से क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है, सही है, और उसको आपने असेस भी करना है या उसको जस्टिफाई भी करना है। ठीक है, सो ओपिनियन और उसके साथ साथ उसकी जस्टिफिकेशन। और जस्टिफिकेशन याद रखिएगा, अक्सर बच्चा क्या गलती करता है कि जस्टिफिकेशन बहुत ज्यादा जेनरल दे देता है। ठीक है, जेनरल नहीं होनी चाहिए आपकी, सही है, इट शुड नॉट बी जेनेरिक। ठीक है, आपकी जस्टिफिकेशन जो है इट शुड बी लिंक टू द केस स्टडी। ठीक है, और जस्टिफिकेशन के अंदर जो आप चीज एग्री कर रहे हो तो उसका पॉइंट दोगे कि क्यों आप एग्री कर रहे हो, और जो आप डिसएग्री कर रहे हो चीज तो वो भी आप बताओगे कि ये क्यों, क्या रीजन है इसका कि आप डिसएग्री कर रहे हो। एंड इट शुड बी ऑल रिलेटेड टू द केस स्टडी।
जैसे अगर मैं बोलूं कि भाई ट्रेनिंग देने का फायदा तो है, लेकिन ये जो बिजनेस है स्पेसिफिकली ये ट्रेनिंग नहीं दे सकता। अच्छा जी, क्यों नहीं दे सकता, या इसको ये बिजनेस को ट्रेनिंग नहीं देनी चाहिए मेरे ओपिनियन के हिसाब से? तो ट्रेनिंग से भले स्किल्स बढ़ सकती हैं, भले फायदा पहुंच सकता है कि वर्कर ज्यादा एफिशिएंटली काम करेंगे, लेकिन अभी जो कंपनी के माली हालात हैं या फाइनेंशियल इश्यूज हैं वो काफी ज्यादा टाइट हैं, अभी उसको जो है वो नेगेटिव कैश फ्लो फेस हो रहे हैं। और उसकी वजह से अभी अगर ये ट्रेनिंग पे खर्चा करेगा तो उसका एक एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से इसकी जो लिक्विडिटी है वो कम हो जाएगी, और शायद इस बिजनेस को लोन्स वगैरह ना मिल सके इन फ्यूचर। तो ये जो मैंने बात बताई है ये मैंने अकॉर्डिंग टू द बिजनेस बताई है। वैसे तो ट्रेनिंग देना अच्छा है, ठीक है, लेकिन बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे होते हैं जो कि ट्रेनिंग नहीं देते किसी किसी सिचुएशंस में। और वो क्यों नहीं दे रहे होते? क्योंकि जाहिर सी बात है उस टाइम पे उनके पास पैसों की कमी होती है, कैश आउटफ्लो उनका अच्छा नहीं होता, एनी रीजन कैन बी देयर। या कंपनी ट्रेनिंग नहीं देनी चाह रही किसी एम्प्लॉयज को क्योंकि उसको लग रहा है कि एम्प्लॉय छोड़ के चला जाएगा। तो अगर किसी कंपनी का लेबर टर्नओवर ज्यादा है तो जाहिर सी बात है उस कंपनी में आप ट्रेनिंग वगैरह नहीं करवाओगे। रीजन बीइंग दैट कि क्योंकि लेबर टर्नओवर ज्यादा है तो एम्प्लॉय ट्रेनिंग लेके छोड़ के चला जाएगा, और आपको जो है वो फिर एक नया एम्प्लॉय ढूंढना पड़ेगा और दोबारा से उसकी ट्रेनिंग करवानी पड़ेगी। तो इस तरीके से अगर बिजनेस पैसे खर्चा करता रहेगा तो जाहिर सी बात है बिजनेस में लॉसेस में ही जाएगा। तो इस तरीके की चीजें जो है वो आपने समझानी होंगी। दैट अंडरस्टैंडिंग विल बी डेवलप्ड व्हेन यू विल रीड द केस स्टडी थॉरली। क्लियर होती है बात यहाँ पे? ठीक है। तो इसके अंदर जो चैलेंज है आपके लिए वो है टाइम। सबसे बड़ा मेन जो इशू पेपर 2 के अंदर आपको फेस हो रहा होता है दैट इज सर वो ओपिनियन वाला वापस से समझा दें। इशू। क्योंकि दो केस स्टडी पढ़ना है और 30 मिनट्स के अंदर बेसिकली आपको एक चैलेंज ये होता है कि आपको दो केस स्टडी पढ़ने भी हैं, प्लस वहां पे फिर आपके दो 8-12 मार्क्स वाले क्वेश्चन भी होंगे, प्लस देर इज ऑल्सो अ कैलकुलेशन इन इट। छोटे सवाल तो आप कर लो, कर लेते हो आराम से। जो बड़े सवाल हैं और साथ साथ जो कैलकुलेशन है तो वो थोड़ा बहुत आपका टाइम ले हाँ जाती है, और सर। उसकी वजह से पेपर आपका टाइम पे कंप्लीट नहीं होता। ठीक है जी। सर वो जो ओपिनियन वाला था ना, अभी आप जो जी वो जी, एवेल्यूएशन में बता रहे थे, वो वापस से समझा दें। उस पर दोबारा बता देता हूँ मैं। इवैल्यूएशन इज बेसिकली आपकी दो हिस्सों में इवैल्यूएशन होती है। इवैल्यूएशन के अंदर आपका ओपिनियन आ जाता है और आपका जस्टिफिकेशन आ जाता है। ठीक है। ओपिनियन को हम लोग जजमेंट भी कहते हैं कि बेसिकली ये आपके एनालिसिस होते हैं या आपका जजमेंट होता है कि क्या बिजनेस को एक पर्टिकुलर चीज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ठीक है। तो ये आपका कंप्लीटली ओपिनियन होता है। तो आप किसी भी आंसर से आप डिसएग्री भी कर सकते हो, किसी भी चीज से आप एग्री भी कर सकते हो। लेकिन फॉर एग्जाम्पल एक ट्रेनिंग के ऊपर क्वेश्चन आता है कि भाई क्या एम्प्लॉयज को एक पर्टिकुलर बिजनेस उसने केस स्टडी में दिया हुआ है और उसने बोला क्या इस बिजनेस को एम्प्लॉयज की ट्रेनिंग करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए। आप ट्रेनिंग के फायदे, ट्रेनिंग के नुकसान, पूरे प्रॉपर नॉलेज एप्लीकेशन तो क्या यार, इस जो तो किसी बेसिस आप judgment रखते हो, तो you have to- है ये किस बेसिस के ऊपर है, पर्टिकुलर बिजनेस को क्या फायदा मिलेगा, किस पर्टिकुलर तरीके से ट्रेनिंग का नुकसान होगा, और एंड में आप जो अपना ओपिनियन भी दे रहे हो तो उस ओपिनियन के लिए आप एविडेंस बताओ कि आपको क्यों ऐसा लगता है कि ये पर्टिकुलर बिजनेस जो है इसको ट्रेनिंग नहीं करवानी चाहिए। ठीक है। तो मैं बताऊंगा इसको फर्दर। तो वो जो एविडेंस है ना वो मेरे जस्टिफिकेशन है। अब क्या होगा कि मैं बोलूंगा कि भाई ट्रेनिंग इसलिए नहीं करवानी चाहिए क्योंकि ऑलरेडी इस बिजनेस के अंदर जो है वो लेबर टर्नओवर बहुत ज्यादा है। अब लेबर टर्नओवर ज्यादा होने का मतलब यह है कि वर्कर्स जो है वो छोड़ के जा रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर ये बिजनेस इस सिचुएशन में अपने हर वर्कर की ट्रेनिंग करवाता है तो जाहिर सी बात है एक मसला उसको ये फेस होगा कि वर्कर क्या करेंगे, ट्रेनिंग लेके वापस कहीं और बेहतर जगह पे चले जाएंगे। और उसकी वजह से बिजनेस क्या होगा, बिजनेस को दोबारा से एक वर्कर ढूंढना पड़ेगा और दोबारा से उस वर्कर की ट्रेनिंग करवानी पड़ेगी। तो इससे बिजनेस का टाइम जाया होगा,
ठीक है। बिजनेस को सबसे पहले चीज जो है, सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज जो है वो अपना लेबर टर्नओवर कंट्रोल करना है। अगर वो अपना लेबर टर्नओवर कंट्रोल करती है कि लेबर जो है वो उसको छोड़ के नहीं जा रहा अब, और उसने अपना लेबर टर्नओवर रेट को अगर कम कर लिया सक्सेसफुली, फिर कंपनी इंट्रोड्यूस कर सकती है ट्रेनिंग। तो ये मैं क्या बता रहा हूँ, ये मैं अपने असेसमेंट्स, अपने एनालिसिस बता रहा हूँ, अपनी इवेल्युएशन दे रहा हूँ किसको, एग्जामिनर को, ऑन द बेसिस के बिजनेस के हालात के हिसाब से मैं अपनी इवेल्यूएशन दे रहा हूँ। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, अक्सर बोलते हैं बच्चे, हाँ भाई ट्रेनिंग करवानी चाहिए, बड़ी अच्छी चीज है, एम्प्लॉय जो है वो इससे स्किलफुल हो जाएंगे, क्वालिटी अच्छी हो जाएगी, एम्प्लॉय जो है वो ज्यादा बेहतर कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करते रहेंगे, वगैरह वगैरह। तो ट्रेनिंग हमेशा अच्छी तो होती है, ठीक है, लेकिन आपको बिजनेस की सिचुएशन को एनालाइज करते हुए अपना जजमेंट और जस्टिफिकेशन देना होता है। अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि ये केस स्टडी से लिंक नहीं करते हैं, दे जस्ट गिव अ जनरल जस्टिफिकेशन कि हाँ भाई ट्रेनिंग जरूरी है और ट्रेनिंग से ये फायदा होगा तो इसलिए ट्रेनिंग करवानी चाहिए, इस बिजनेस को भी, खत्म। यू आर नॉट एनालाइजिंग द सिचुएशन ऑफ द बिजनेस की, करंट सिचुएशन बिजनेस की क्या है, करंट फाइनेंशियल एनालिसिस नहीं पता आपको, करंट मार्केटिंग हालात नहीं पता आपको, करंट एचआर के हालात नहीं पता आपको, तो उस बेसिस पे एक ओवरव्यू आपका नहीं बन पाता, राइट। तो आपको एक ओवरव्यू बनाना है अपना कि भाई बिजनेस के सारे डिपार्टमेंट्स के हालात देखते हुए, बिजनेस के ओवरऑल हालात देखते हुए हम अपना ओपिनियन देते हैं पेपर की तरफ। तो पेपर जो है आपका, जैसे ये एक केस स्टडी है यहाँ पे, टीएस द शॉप, ठीक है। और ये क्वेश्चन नंबर 1 है आपका। और क्वेश्चन नंबर 1 के साथ साथ आपके पास क्वेश्चंस हैं, डिफाइन द टर्म रिडंडेंट, एक्सप्लेन द टर्म प्राइमरी मार्केट रिसर्च, रेफर टू फिगर 1.1। तो ये कैलकुलेशन का क्वेश्चन आ गया यहाँ पे कि फिगर 1.1 से रेफर करें एंड कैलकुलेट द नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट्स हु थिंक अ कॉफी शॉप वुड बी मोस्ट सक्सेसफुल ऑन मेन स्ट्रीट। Then you have explained two limitations of sampling used by Thomas. Analyze two qualities that Thomas will need to be a successful entrepreneur. Recommend which of these two options Thomas should choose for his new shop. Justify your recommendation. तो ये recommend वाले सवाल आ गया कि भाई कौन से दो ऑप्शन ऑफ लोकेशन जो है वो कंपनी को चूज करना चाहिए। अब वैसे तो ये जो टॉपिक है हमारा, ये A2 में जा चुका है, ठीक है, क्योंकि अब जो है वो सिलेबस चेंज हुआ है थोड़ा बहुत, तो कुछ टॉपिक्स A2 में चले गए, कुछ टॉपिक्स एएस में आ गए। तो ये लोकेशन डिसीजन वाला टॉपिक जो है वो पहले एएस में था, लेकिन अब वो A2 में चला गया, ठीक है। बट द थिंग इज के आप ये वाला क्वेश्चन, आपकी सिलेक्शन वाले क्वेश्चंस तो आते हैं, रिकमेंडेशन वाले क्वेश्चंस तो आते हैं, जैसे ये कॉफी शॉप है, सैंडविच शॉप है, इन दोनों में से कौन सी लोकेशन बेहतर रहेगी और क्यों रहेगी, या आपने इसमें ये चीजें बतानी होंगी। देन देर इज अनदर क्वेश्चन, दैट इज एमएस मार्केट सॉल्यूशंस, ठीक है। और मार्केट सॉल्यूशंस के अंदर बेसिकली आपका क्वेश्चन है, पूरा केस स्टडी है, ठीक है। और इसके अंदर आपको फिर डिफाइन करना है व्हाट टर्शियरी सेक्टर इज, explain the term performance related pay, then calculate the difference between the labor turnover of the company, or analyze how Hetty could use the ideas of two motivational theories to reduce the labor turnover of the administrative support workers। तो यहाँ पे दो मोटिवेशनल थियरीज की बात करनी है आपने, जिनके आइडियाज को वो इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे एफ डब्ल्यू टेलर का आइडिया था, या हर्ट्जबर्ग का आइडिया था, या मैस्लो का आइडिया, जो भी है वो आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्सप्लेन वन पॉसिबल एडवांटेज टू एमएस ऑफ बीइंग लेबर इंटेंसिव। तो एक पॉसिबल एडवांटेज आपने यहाँ पे बताना है ऑफ बीइंग लेबर इंटेंसिव, and you have to explain that for 2 marks. And then BO has an objective to increase its revenue by targeting a younger market segment. Recommend how BO should change its marketing mix to achieve this objective. Justify your recommendation. तो किस तरीके से आपका मार्केटिंग मिक्स आपको चेंज करना पड़ेगा in order to achieve the target that or the segment that you're targeting in order to achieve a higher market share in that, किस तरीके से हमें अपना मार्केटिंग मिक्स चेंज करना पड़ेगा। सो दैट इज फॉर 11 मार्क्स होता था ये पहले, अब ये 12 का ही आता है, सही है। तो पहले भी 12 मार्क्स था, बीच में इन्होंने थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया था पेपर का, बट अगेन दे हैव कम बैक टू द 12 मार्कर, ठीक है। तो खैर ये आपके इस तरीके से केस स्टडी आती है, एंड इसी तरीके से इससे रिलेटेड जो है वो आपके क्वेश्चन आ रहे होते हैं। काम आपने यही करना है, 8 और 12 की तरह ही आपने इसको सॉल्व करना है। 8 मार्क्स एंड 12 मार्क्स के जो क्वेश्चन आप लोग पेपर 1 में करते रहे हैं, यहाँ पे आपने पेपर 2 के अंदर भी करना है। बट यहाँ पे थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी होगी आपको इन गिविंग द एप्लीकेशंस। एप्लीकेशन का लेवल क्या होना चाहिए, किस तरीके से एप्लीकेशन आपने देनी चाहिए, उसके लिए मैं आपके साथ एक डॉक्यूमेंट अभी दिखा रहा हूँ आप लोग को, ठीक है। वो डॉक्यूमेंट के हम लोग ऊपर बात करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको वैसे एक नया जो हमारा
पेपर का फॉर्मेट है वो भी दिखा देता हूँ फॉर द पेपर टू। तो ये मई जून 2023 का पेपर है, दैट इज लास्ट ईयर। ठीक है, पिछले साल का ये पेपर है, 1 घंटा 30 मिनट्स का पेपर वही रहता है। बिजनेस का पेपर का नाम चेंज हुआ है, पहले था डेटा रिस्पॉन्स। अगर आप लोग यहाँ देखें तो चेंजेस मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे भी डेटा रिस्पॉन्स था पहले। ठीक है, ये 2020 का पेपर है, 1 आवर 30 मिनट्स का पेपर था, अभी भी 1 आवर 30 मिनट्स का पेपर है, बस नाम इसने चेंज कर लिया। एंड द मार्क्स आर ऑल्सो सेम, 60 मार्क्स का पेपर आपका दोनों उसमें है। मूविंग ऑन टू द केस स्टडी, तो देखें केस स्टडी आपकी गिवन है। ठीक है, और केस स्टडी से रिलेटेड अब क्वेश्चंस जो हैं वो आपके आ जाते हैं, और क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आते हैं। मैंने ऑलरेडी सॉल्व है, ये सब मिटा देता हूँ मैं। ठीक है, तो अब क्वेश्चंस कुछ इस तरीके से आ रहे हैं आपके यहाँ पे कि आइडेंटिफाई वन क्वालिटी ऑफ एन एंटरप्रेन्योर नीड्स फॉर सक्सेस। तो 1 मार्क का ये क्वेश्चन आ गया, फिर 3 मार्क की डेफिनेशन आ गई। अब पहले यहाँ पे देखें हम लोग कि अगर क्वेश्चंस की हम लोग बात करें तो पहले जो हमारे क्वेश्चंस थे वो कुछ इस तरीके से कि 2 मार्क का एक क्वेश्चन आता था, फिर 3 मार्क की एक डेफिनेशन आती थी। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, 1 मार्क का एक क्वेश्चन आ गया और 3 मार्क की एक डेफिनेशन आ गई। फिर रेफर टू टेबल 1.1 कैलकुलेट द फोरकास्ट क्लोजिंग बैलेंस फॉर अगस्त 2023। तो 3 मार्क की कैलकुलेशन अभी भी वहीं की वहीं है। यहाँ पर भी पहले आपकी कैलकुलेशन आती थी, बट इट वाज 2 मार्क्स, 1 मार्क कैलकुलेशन के ऊपर बढ़ा दिया है। एक्सप्लेन वन फैक्टर दैट विल इन्फ्लुएंस मार्कस चॉइस ऑफ सोर्स ऑफ फाइनेंस। तो एक फैक्टर आपने ये एक्सप्लेन करना है कि कौन सा अफेक्ट करता है ऑफ चूजिंग अ सोर्स ऑफ फाइनेंस। तो ये 3 मार्क का क्वेश्चन है, और इसी तरह यहाँ पर पहले ये 4 मार्क का क्वेश्चन आता था। Analyze two benefits to OFD of offering induction training to all employees। तो बेनिफिट्स बताने दो ट्रेनिंग के, वो भी इंडक्शन ट्रेनिंग के, स्पेसिफाई कर दिया उसने। और यू हैव टू लिंक टू द केस स्टडी दैट इज ओएफडी। ये जो केस स्टडी है उसका नाम ओएफडी है, तो उससे लिंक करना है आपने। 8 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। एंड देन देयर इज इवैल्यूएट वेदर मार्कस नीड्स एक्यूरेट कॉस्ट बिफोर सेटिंग अप ओएफडी। तो ओएफडी खोलने से पहले क्या इसके ओनर को एक्यूरेट कॉस्ट इंफॉर्मेशन की जरूरत होगी। सही है, तो उसको इवैल्यूएट करना है कि एक्यूरेट कॉस्ट इंफॉर्मेशन कैसे हेल्पफुल हो सकती है बिजनेस के लिए। सो दैट इज फॉर योर 12 मार्क्स क्या एक्यूरेट कॉस्ट इंफॉर्मेशन का क्या है। तो इस तरीके सर से जी। आप एक काम कर देंगे, जैसे फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन ए का पार्ट 1 है, हम्म इसमें आप बता दें कि कितना लिखना है हम लोगों ने, ताकि हमें भी आइडिया हो जाए कि 2 पॉइंट्स देखो या 3 पॉइंट्स कीवर्ड, रखेंगे। कीवर्ड क्या है। अब कीवर्ड क्या है, कीवर्ड यहाँ पे है आपका आइडेंटिफाई। ठीक है, अब जी सर। आइडेंटिफाई के अंदर बेसिकली यू जस्ट हैव टू आइडेंटिफाई, यू डोंट हैव टू एक्सप्लेन एनीथिंग इन दिस। ठीक है, तो इसमें सिर्फ आपने आइडेंटिफिकेशन करनी है। अब एंटरप्रेन्योर की क्वालिटीज तो बहुत सारी हो सकती हैं, जैसे कि एंटरप्रेन्योर हार्ड वर्किंग होना चाहिए, ये लिख दोगे सिर्फ हार्ड वर्किंग, 1 मार्क मिल जाएगा। एंटरप्रेन्योर रिस्क टेकिंग होना चाहिए, ये लिख दोगे 1 मार्क मिल जाएगा। सो यू जस्ट हैव टू आइडेंटिफाई, यू डोंट हैव टू राइट और एक्सप्लेन इन डिटेल। ठीक है, और सर ये जो एक्सप्लेन वगैरह ये बिल्कुल। क्वेश्चन पेपर्स की बात कर रहे हैं, आप वो अब भी सेकेंड बता उस दें। पर आते हैं, एक्सप्लेन। एक्सप्लेन द टर्म अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब एक्सप्लेन के अंदर क्या करना है, देखो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स में से आपको नॉलेज का 1 मार्क मिलेगा और 1 मार्क, 2 मार्क्स आपको एप्लीकेशन के मिलेंगे। इस तरीके से डिवीजन होती है इसकी। ठीक है, तो आपने क्या करना है, एक्सप्लेन के अंदर बेसिकली यू हैव टू राइट द नॉलेज, देन एप्लीकेशन, एंड देन यू विल गेट द मार्क्स। तो एप्लीकेशन क्या होती है, एप्लीकेशन इज बेसिकली एग्जाम्पल। लेकिन इसके अंदर जो है वो क्या होता है, इसके अंदर आप जो है वो कहीं से भी एग्जाम्पल लेकर आ सकते हो, यू नीड नॉट टू राइट इट फ्रॉम द केस स्टडी। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर जो है वो बेसिकली ये नहीं दिया हुआ कि आपने एग्जैक्टली exactly जो है वो ओएफडी का जैसे नाम नहीं दिया हुआ या केस स्टडी का गिविंग नाम नहीं अप, दिया हुआ। तो यू कैन कह ब्रिंग। सकते हैं हाँ सर, बोलो। ऐसे कह सकते हैं गिविंग अप अ जॉब फॉर स्टार्टिंग अ बिजनेस, लाइक इस तरह कह सकते हैं। हाँ, अ, उसकी एग्जांपल्स इस दे सकते हो आप। बात ठीक बिल्कुल। है। हाँ। तो सर हमें 2 एग्जांपल्स देनी पड़ेंगी, जैसे एक जॉब का बता दिया, दूसरा हम्म फिर फॉर एग्जांपल मूवी का या फिर पढ़ने का हम लोगों ने बता दिया। हम्म तो सर मतलब पहले हम लोगों ने एक नॉलेज का पॉइंट दिया, फिर एक फॉर हाँ, एग्जांपल जॉब वाला दे दिया, आपने फिर एक एक बिजनेस मूवी की वाला। एग्जांपल ही दे दी, आपने बिजनेस की एग्जांपल ये दे दी कि फॉर एग्जांपल इफ एन एंटरप्रेन्योर इज स्टार्टिंग अप अ बिजनेस एंड ही हैज टू ऑप्शंस, whether to make furnitures या ये ऑफिस फर्नीचर डिजाइन है, तो whether to make a furniture or whether to start up a restaurant।
So if the business owner decides to, or the entrepreneur decides to open a restaurant, then the uh, or the furniture shop, then the restaurant will become the opportunity cost. सिंपली इस तरीके तो से इसके आपने दो वो चीजें मार्क्स बतानी मिलेंगे है। या फिर 3 मिलेंगे? क्या? अभी जो आपने एग्जाम्पल दी है, इस पे जी, हमें 2 मार्क्स मिलेंगे या 3 मार्क्स मिलेंगे? 2 मार्क्स मिलेंगे ना, बिकॉज एक तो आपका नॉलेज का मार्क्स हो गया। जी। ठीक है, तो एक तो आपका नॉलेज का मार्क्स हो गया, तो नॉलेज का मार्क्स आपने लिख दिया, तो आपको बाकी दो जो है वो एप्लीकेशन के मिलेंगे। एप्लीकेशन इज बेसिकली गिविंग द एग्जाम्पल। तो आपने एग्जाम्पल देके एंटरप्रेन्योर की समझा दिया, क्योंकि आपके नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन को क्लियर कर रहा है या उसको एक्सप्लेन कर रहा है। तो आप जब इस तरीके के एक एग्जाम्पल देंगे तो आपको 2 मार्क्स एग्जाम्पल के मिलेंगे। तो सर अभी जो आपने एग्जाम्पल दी, उस पे हमें हाँ, 1 मार्क्स मिलेगा, 2 मार्क्स मिलेगा, क्योंकि आप बता रहे हैं दो कि एप्लीकेशन जो दो 2 मार्क्स मार्क्स मिलेंगे ना। हाँ, का सही है। सही और है। सर वैसे भी आपकी जो नीचे वाले रेफर वाले और एक्सप्लेन वाले, वो भी वैसे समझा दें जैसे भी आपने जी, समझाया। अब रेफर के अंदर क्या होता है, रेफर के अंदर बेसिकली आपके पास कैलकुलेशन का क्वेश्चन आता है। तो रेफर और कैलकुलेशन में आपने क्या करना होता है, यू हैव टू रेफर टू द डेटा दैट इज अवेलेबल। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये कह रहा है आपको कि यू हैव टू फोरकास्ट द क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, आपने जो है वो क्लोजिंग बैलेंस को रेफर करना है, आपने फोरकास्ट करना है कि क्लोजिंग बैलेंस क्या है अगस्त 2023 का। तो आप ऊपर जाएंगे, आप डेटा देखेंगे, आप कैलकुलेशन करेंगे अपनी। ठीक है, एंड देन यू विल गेट द आंसर। अच्छा, इसके अंदर जो है वो 3 मार्क्स इस तरीके से मिलेंगे। 3 मार्क्स कुछ इस तरीके से मिलेंगे आपको कि 1 मार्क आपको लिखने का मिलेगा फॉर राइटिंग द फॉर्मूला। 1 मार्क मिलेगा आपको टू अप्लाई। अप्लाई का मतलब होता है एप्लीकेशन, मतलब कि आप जितनी भी कैलकुलेशन है ना, जैसे नेट कैश फ्लो प्लस ये जितने भी वैल्यूज है आप ये लिखेंगे तो ये आपको अप्लाई के मार्क्स मिल जाएंगे, एंड 1 मार्क आपको मिलेगा फॉर द करेक्ट आंसर। सही है। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट करना है, अब क्लोजिंग बैलेंस में ये डेटा नहीं दिया हुआ मेरे पास, सिर्फ ये टेबल बना हुआ है। अब मैं कैसे क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट करूंगा कैश फ्लो में? यहाँ पे दिया हुआ है कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स, टोटल इनफ्लो। टोटल इनफ्लो आ गया 39। फिर उसके बाद कैश आउटफ्लो के यहाँ पे कॉलम्स दिए हुए सारे, तो टोटल कैश आउटफ्लो आ गया 72। इनफ्लो में से हम आउटफ्लो माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नेट कैश फ्लो। तो 39 में से हम 72 अगर माइनस करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा नेगेटिव बैलेंस। कितना आएगा देखो, 39 में से हम 72 माइनस करेंगे, 39 माइनस 72 इज 33। -33 हमारे पास आ गया। फिर जो ओपनिंग बैलेंस होता है वो कहाँ से आएगा हमारे पास, ओपनिंग बैलेंस हमें नहीं दिया हुआ। तो जो पिछले मंथ का क्लोजिंग बैलेंस होता है वो इस मंथ का ओपनिंग बैलेंस बन जाता है। तो यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 81। ठीक है, तो 33 माइनस 81 अगर हम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -114। -114 is basically the closing balance of the month of August। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें फॉर्मूला लिखना है। तो फॉर्मूला के 1 मार्क मिलेगा। फॉर्मूला क्या है हमारा क्लोजिंग बैलेंस का, नेट कैश फ्लो, नेट कैश फ्लो प्लस क्लोजिंग बैलेंस, सॉरी प्लस ओपनिंग बैलेंस। नेट कैश फ्लो प्लस ओपनिंग बैलेंस। अप्लाई करेंगे, नेट कैश फ्लो कितना आ रहा था, -33, प्लस क्लोजिंग बैलेंस कितना आ रहा था, -81। अब ये सिंपल मैथ्स का रूल है कि जब दो माइनस हो और उसके बीच में प्लस का साइन हो तो आपने माइनस ही करना होता है, माइनस का साइन आपने ऐड करना है लेकिन साइन माइनस का लगाना है। तो करेक्ट आंसर कितना आ गया, -114। तो ये 1 मार्क यहाँ देगा एग्जामिनर मुझे टू राइट द फॉर्मूला, 1 मार्क यहाँ देगा, 1 मार्क यहाँ देगा। तो कंप्लीट 3 मार्क्स मुझे यहाँ पे मिल जाएंगे। क्लियर होगी बात? जी सर। ठीक है, फिर आ जाते हैं एक्सप्लेन। एक्सप्लेन के फैक्टर पे, एक्सप्लेन वन फैक्टर दैट विल इन्फ्लुएंस मार्कस चॉइस ऑफ सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। अब यहाँ पे वो बता रहा है आपको कि आपको केस से लिंक करना है। ठीक है, आपको डायरेक्टली किससे लिंक करना है, केस स्टडी से लिंक। जी सर। फिर तो कैसे अब करना है? एक्सप्लेन, एक्सप्लेन के मार्क्स 3 है। ठीक है, और एक्सप्लेन वन फैक्टर दैट विल इन्फ्लुएंस मार्कस चॉइस ऑफ सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। तो इसके अंदर आपको अब अगेन 1 मार्क जब आप फैक्टर आइडेंटिफाई करोगे नॉलेज का मिलेगा,
एक मार्क आपको एप्लीकेशन का मिलेगा, और इसी तरह एक मार्क आपको अब एनालिसिस का मिलेगा। मतलब आप मार्कस से केस स्टडी से लिंक करोगे तो आपको एक एप्लीकेशन का मिलेगा मार्क्स, और आप इम्पैक्ट बताओगे मार्कस के बिजनेस के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है दैट विल इन्फ्लुएंस। तो आपने यहाँ पे इम्पैक्ट भी बताना है, तो यहाँ पे आपको 3 मार्क्स जो है वो कुछ इस तरीके से मिलेंगे। ठीक है, तो लेट्स सपोज अगर मैं लिखता हूँ कि भाई सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में एक फैक्टर जो आप देख रहे होते हो, वो देख रहे होते हो टाइम पीरियड, कि कितने टाइम के लिए आपको जो है वो फाइनेंस की जरूरत है। ठीक है, इफ द फाइनेंस इज नीडेड फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, तो जाहिर सी बात है फिर आप लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस की तरफ जाते हो। लेकिन अगर आपको पैसों की अभी सिर्फ अर्जेंट जरूरत है और फिर आप वापस कहते हो, देन यू कैन गो फॉर अ शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस। ठीक है, तो मतलब कि ये है कि आपने नॉलेज लेनी होगी, दैट इज यू हैव टू आइडेंटिफाई अ पॉइंट फैक्टर। फिर उसके बाद आपने एप्लीकेशन देनी होगी, दैट इज यू हैव टू लिंक। आप कोई भी केस स्टडी में बात पढ़ोगे ऐसी जिसको आपको लगता है क्या इस क्वेश्चन के लिए वो सही है, तो आप उस केस स्टडी से लिंक करोगे पॉइंट्स के साथ, और फिर उसके बाद आप दोगे एनालिसिस, दैट इज गिविंग द इम्पैक्ट। ठीक है, फिर उसके बाद है क्वेश्चन, एनालाइज टू बेनिफिट्स टू ओएफडी ऑफ ऑफरिंग इंडक्शन ट्रेनिंग टू ऑल एम्प्लॉयज। अब ये जो 8 मार्क्स का और 12 मार्क्स का क्वेश्चन है, 8 मार्क्स और 12 मार्क्स का कुछ इस तरीके से होता है। अगर हम 8 मार्क्स की बात करें तो 8 मार्क्स का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगा कि यू हैव टू राइट पैराग्राफ 1, पैराग्राफ 2 एंड पैराग्राफ 3। ठीक है, इसके दो बनाने हैं ना, तीसरा किस लिए? हाँ 3 बनाने, नॉलेज, एप्लीकेशन, एनालिसिस। 2 मार्क्स, 2 मार्क्स, 4 मार्क्स। ठीक है, तो पैराग्राफ 1 में आप दोगे डेफिनेशन, जो भी टॉपिक आपसे पूछा गया है, जैसे कि इंडक्शन ट्रेनिंग, तो डिफाइन इंडक्शन ट्रेनिंग, यू विल डिफाइन इंडक्शन ट्रेनिंग। फिर उसके बाद पैराग्राफ 2 के अंदर बेसिकली आप बताओगे कि किस तरीके से इंडक्शन ट्रेनिंग बेनिफिट करेगी, तो बेनिफिट में आ जाएगा आपका नॉलेज का पॉइंट, तो फायदा बताया, अप्लाई किया दैट इज एक्सप्लेनेशन फ्रॉम द केस स्टडी, और फिर एनालिसिस करा दैट इज गिविंग इम्पैक्ट्स A+B। 2 इम्पैक्ट दे दिए, 3 इम्पैक्ट दे दिए, वो आपके ऊपर है जितने आप लिख सकते हो। फिर उसके बाद नॉलेज, 2 मिनिमम देने, लेकिन 2 तो रिक्वायरमेंट है। ठीक है, नॉलेज की बेनिफिट आ गया, एक और बेनिफिट दूसरा, फिर अप्लाई करा आपने उस बेनिफिट को, दैट इज योर एक्सप्लेनेशन। फिर उसके बाद आपने एनालिसिस दिखा, दैट इज द इम्पैक्ट A+B। तो ये आपका हो गया पैराग्राफ 3। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप लिखोगे अपने आंसर्स को, सो यू विल गेट 8 मार्क्स। लेकिन हमेशा याद रखिएगा बिजनेस स्टडीज के अंदर आपको कभी भी फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे फुल मार्क्स? क्योंकि जाहिर सी बात है, योर आंसर्स आर सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव होने का मतलब ये होता है कि अगर मैं पढ़ूंगा तो मैं उसको डिफरेंटली मार्क करूंगा, अगर कोई और पढ़ेगा तो कोई और उसको डिफरेंटली मार्क करेगा। जैसे मैथ्स में तो होता है ना भाई, 2+2 4 है, 4 आया करेक्ट, 4 नहीं आया रॉन्ग। इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें आप बोलोगे भाई 2+2 4 नहीं है, और अगर आपने उसको जस्टिफाई कर लिया तो आपका तो आंसर सही माना जाएगा। ठीक है, तो आपका ओपिनियन को जस्टिफाई करना या आपके पॉइंट्स को जस्टिफाई करना बहुत जरूरी है। ठीक है, फिर सही उसके है बाद, आपने। हाँ ये आपने इम्पैक्ट्स के साथ क्या लिखा है? A+B। A+B मतलब 2 इम्पैक्ट्स। अच्छा, सही है। तो कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं इसको मिटा देता हूँ भाई, सीरीज ऑफ इम्पैक्ट्स लिख लो बस। चेन ऑफ एनालिसिस, चेन ऑफ एनालिसिस, चेन ऑफ एनालिसिस। ठीक है, तो इस तरीके से 8 मार्क्स वाले आंसर्स देखते हैं। ठीक है, समझ आ गई बात? तो अभी हम लोग ये 8 मार्क्स तक ही रखते हैं। ठीक है, अभी नीचे नहीं जाते 12 मार्क्स के ऊपर फॉर द पेपर 2। तो ये है कि अब ये वाले क्वेश्चंस आप लोग आराम से कर सकते हैं ना। तो ये वाला केस स्टडी आप जरा करके दिखाएं मुझे, कि अब मैं देखूं कि मैं ये असेस कर सकूं कि आप लोग को कितना पता है अभी इस केस स्टडी के बारे में, कि केस स्टडी वाला आंसर किस तरीके से लिखते हैं।
फिर उसके बाद जो है वो हम लोग आगे चलेंगे और 12 मार्क्स वाला भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मैं ये पेपर आप लोग को सेंड कर रहा हूँ।